अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। जालंधर में मिसाइलों की तबाही के बाद ऐसा ही हुआ है। चक्रवर्ती तो मिसाइलों के साथ ही खत्म हो गया था। इसके पाकिस्तानी जासूस साथी जहां जहां थे वहां वहां से रुपोश हो गए। मुझे सिर्फ 2 पाकिस्तानी जासूसों का सुराग मिला है। कहाँ छुपे हुए हैं वो? बाल ठाकरे ने बेसब्री के साथ पूछा। मैंने ऐसी सूरत बना ली जैसे मैं किसी बड़े नाजुक मसले पर गौर कर रहा हूँ। मैंने सर हिलाते हुए कहा, महाराज जी, ये दोनों पाकिस्तानी जासूस मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरहद पर एक जंगल में छुपे हुए हैं। बाल ठाकरे ने फौरन तेज लहजे में कहा, इनको जाकर पकड़ते क्यों नहीं? तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें जालंधर से सीधा इसी तरफ जाना चाहिए था। मैंने कहा, सेनापति जी, चोर डाकू को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। इन्हें तो पुलिस घेरा डालकर फौरन पकड़ लेती है, लेकिन जासूसों को पकड़ने के लिए इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं इनके दूसरे साथी इनकी गिरफ्तारी का बिल्कुल इल्म न कर लें और वो कहीं अंडरग्राउंड न चले जाएं। मैंने इन लोगों का सुराग लगा लिया है। वो मुझे ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है कि जंगल में जहां जहां वो छुपे हुए हैं वो जगह इनकी पक्की हाइड आउट है और वो अभी वहां से वापस पाकिस्तान नहीं जा रहे। मैं आपको सिर्फ ये रिपोर्ट देने आया था। मैं कल की फ्लाइट से वापस जम्मू रवाना हो जाऊंगा और जम्मू की खुफिया पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी जासूसों के हाइड आउट का सुराग लगाऊंगा और वहां पुलिस की पूरी फोर्स के साथ इस वक्त हमला करूंगा जब सारे पाकिस्तानी जासूस वहां पर मौजूद होंगे। मेरा हमला इतना अचानक और सोचा समझा होगा कि इनमें से एक भी फरार होने में कामयाब ना हो सकेगा। बाल ठाकरे आंखें सुकेड़े खामोशी से मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। इसने बेयर का एक और घूंट पिया और सिगार सुलगाने के बाद बोला, ठीक है, तुम कल की फ्लाइट से जम्मू पहुंच जाओ। अगर जहाज में कल की कोई सीट ना मिले तो मुझे बताना, मैं किसी की सीट कैंसिल करवा कर तुम्हें दिलवा दूंगा। पैसों की जरूरत हो तो ऑफिस सेक्रेटरी से ले लेना। मैंने कहा, बहुत बेहतर सेनापति जी, आप आगे अब भी दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। मैंने अपना सर आगे कर दिया। बाल ठाकरे ने हाथ आगे करके मेरे सर को छुआ और हाथ हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। मैंने फिरौन के घुटनों को छुआ और उल्टे पांव कमरे से निकल गया। हमें अपने एक्नोर मिशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती थी क्योंकि इस मिशन में हमें कुछ असले की भी जरूरत थी। अगरचे छोटे हथियार हम भारतीय गश्ती संतरियों से घात लगाकर हमला करके संतरियों को मौत के घाट उतार कर हासिल कर लिया करते थे। मैंने शिवसेना के दफ्तर में आकर ऑफिस सेक्रेटरी से कहा, बाल ठाकरे जी के हुक्म के मुताबिक मुझे कल मजीद 6-7 हज़ार रुपए दे दिए जाए। ऑफिस सेक्रेटरी ने मेज का दराज खोलते हुए कहा, श्रीमान कल क्यों, आज अभी चेक ले लें। बाल ठाकरे का हुक्म इनके लिए भगवान के हुक्म का दर्जा रखता था और इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बाल ठाकरे के जाती फंड में करोड़ों रुपए जमा थे। 5,000 रुपए इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, 7,000 रुपए का बियर चेक लिख दो। मैं सुबह जम्मू जाते हुए बैंक से रकम निकलवा लूंगा। ऑफिस सेक्रेटरी ने चेक लिखकर बड़े अदब से मेरे हवाले किया। मैंने चेक जेब में रखा और दफ्तर से निकलकर अपने दफ्तर वाले फ्लैट में आकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और रात का खाना खाने के बाद विष्णु होटल में जाने के बजाय ईरानी रेस्टोरेंट में मुर्ग पुलाव का ऑर्डर दे दिया। खूब सैर होकर खाना खाने के बाद मैंने चाय पी और सिगरेट सुलगाकर लैम्पटन रोड की तरफ निकल गया। इस वक्त बारिश रुकी हुई थी। आसमान पर बादल की तरह छाए हुए थे। दिल्ली पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही थी मगर बम्बई में मौसम बड़ा खुशगवार था। मेरे जहन में अपने नए मिशन के बारे में सोच विचार चल रही थी। ये मिशन मुझे इतना आसान नहीं लग रहा था। इसमें 1000 खतरे थे। खतरे इस बात के नहीं थे कि हम मारे ना जाएं, इसकी हमें परवाह नहीं थी। खतरे इस बात के थे कि कहीं हम टारगेट मारने से पहले न मर जाएं। सबसे अहम और जरूरी बात यह थी कि अखनौर की फौजी किलाबंदियों का पूरा सर्वे किया जाए। ये मालूम किया जाए वहां तक पहुंचने के रास्ते में पहाड़ी की ढलान पर भारतीयों ने मशीन गन पोस्टें कहां कहां बनाई हुई हैं। अगर इन्होंने कहीं बॉबी ट्रैप लगाए हुए होंगे और बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हों तो इसका इलाका किस जगह पर है, क्योंकि अमन के ज़माने में ऐसी फौजी किलाबंदियों के इर्द गिर्द दुश्मन कमांडो के शब खून के डर से सिक्योरिटी की खातिर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, तो वहां खुफिया तौर पर सुर्ख निशान लगा दी जाते हैं ताकि दिन के वक्त अपने फौजियों को नजर आ जाएं। इसके बाद ये मालूम करना था कि रात के वक्त वहां कहां सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम होता है। ये तमाम मालूमात हमारा कोई एक कश्मीरी मुजाहिद नहीं बता सकता था। इसके लिए हमें खुद वहां जाना जरूरी था। मुझे एक सहूलत भी हासिल थी, वो ये कि मेरे पास इंडिया की मरकजी इंटेलिजेंस का सबसे खुफिया और ताकतवर कोड TL-211 था। इसकी मदद से मैं अखनौर की किलाबंदी और पैरामीटरों के इलाके में बगैर रोक टोक दाखिल हो सकता था। कमांडो शेरबाज ये काम नहीं कर सकता था। मुझे भारतीय फौज और सिविल अफसरों से डिप्लोमेसी की बातें करने का काफी तजर्बा था। इलावा था मैं एक कमांडो था और मैं किसी भी बुरे हालात में से निकलने के लिए माहिर था, जबकि शेरबाज अभी नो आमूज था। यह अलग बात है कि मैंने उस पर अभी तक ये राज अफशा नहीं किया था कि मैं दुनिया की बेहतरीन फोर्स का जांबाज कमांडो हूँ। इसके अलावा मुझे हिंदी जबान पर भी अबूर हासिल था। मुझे हिंदू मत की मुकद्दस किताबों, वेद और पुराणों के संस्कृत श्लोक भी जबानी याद थे। मुझे बाल ठाकरे की सियासी और इखलाकी हिमायत हासिल थी और मैं बाल ठाकरे को कह आया था कि मैं जम्मू अखनूर के इलाके में पाकिस्तानी जासूसों की सुराग रसानी और इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी बातें मेरे हक में जाती थी। मैं मुंबई की भीगी हुई रात में लेमिंगटन रोड पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक निकल गया। वहां से मोटर रिक्शे में बैठकर अपने फ्लैट पर वापस आया और सो गया।
दूसरे दिन मैंने बैंक से चेक कैश करवाया और टेलीफोन करके मालूम किया कि मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट में कोई सीट मिल सकती है या नहीं। दोपहर के बाद एक फ़्लाइट पर सीट मिल गई। मैंने मुंबई की एक मार्केट से अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदे, एक जर्सी कमांडो शेरबाज के लिए खरीदी, केमिकल्स का कुछ ऐसा मुख्तसर सा सामान खरीदा जो माइक्रोचिप्स बनाने में काम आता था। इसके बाद दोपहर को तैयारे में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचकर मैंने खुफिया हाइड आउट में कमांडो शेरबाज से राब्ता कायम किया। अगरचे दिन का वक्त था मगर कमांडो शेरबाज मुझे वहां मिल गया। मैंने इसे नई जर्सी दी, बाल ठाकरे के साथ जो गुफ्तगू हुई थी इस बारे में मुख्तसर बताया और कहा कि यहाँ से आगे हम जम्मू दोनों एक ही तैयारे में सवार होकर जाएंगे। कमांडो शेरबाज कहने लगा, इसमें पकड़े जाने का खतरा है, बेहतर यही है कि मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं। तुम बेशक तैयारे के जरिए जाओ, मैं अपने हिसाब से वहां आ जाऊंगा। कमांडो शेरबाज ठीक कह रहा था। मसलियत का तकादा था कि मैंने इससे पूछा कि जम्मू में किस जगह इसका इंतजार करूं। वो बोला, तुमने जम्मू का कैलाश होटल देखा होगा। मैंने कहा, हाँ, मैंने एक वो होटल देखा भी है और एक बार इसमें क़याम भी किया था। बड़ा मॉडर्न होटल है, बस तुम इसी होटल में ठहरना। वो कहने लगा, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से कमरे में ठहरा हुआ हूँ? कमांडो शेरबाज कहने लगा, ये मैं मालूम कर लूंगा। मैं इसी शाम दिल्ली से जम्मू रवाना हो गया। जम्मू पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने अपने साथ एक सेपरेट केस उठा रखा था। इसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी और ये दिखाना भी मकसूद था कि मैं बाहर से जम्मू आया हूँ। कैलाश होटल में मुझे कमरा नंबर 15 मिल गया। मैंने कमांडो शेरबाज का इंतज़ार शुरू कर दिया। कमांडो शेरबाज दूसरे दिन रात को मुझे मिला। रात के 10:15 बजे मैं होटल के कमरे में बैठा टेलीविज़न पर खबरें सुन रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो होटल का एक बूढ़ा कश्मीरी मुलाजिम बाहर खड़ा था। इसने मुझसे पूछा, आप धर्मचंद जी हैं, दिल्ली से आए हैं, आप बाल ठाकरे के सेक्रेटरी हैं? बूढ़े कश्मीरी ने बैकवर्ड मुझसे 3 सवाल पूछ डाले। मैं समझ गया कि कश्मीरी मुसलमान है और हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के लिए काम कर रहा है और इसे कमांडो शेरबाज ने ही मेरे पास भेजा है। मैंने कहा, हाँ बाबा जी, क्यों, क्या बात है? बूढ़े ने कॉरिडोर में एक निगाह डाली, फिर अपनी होटल की वर्दी की जेब में हाथ डालकर एक तह किया हुआ कागज़ निकालकर मेरे हवाले किया और आगे चल दिया। मैंने कमरे में आकर कागज़ खोला। इस पर उर्दू ज़बान में लिखा था, जिस बूढ़े ने तुम्हें यह खत दिया है वो कल रात 12 बजे कैलाश होटल के पीछे मंदिर वाली टेकरी के पास जानवरों के पानी पीने का जो प्याऊ बना हुआ है वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम इसके पास आ जाना, ये तुम्हें मेरे पास ले आएगा। नीचे लिखा था, कमांडो शेरबाज। दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मैं इस मकाम पर पहुंच गया। रात के वक्त टेकरी वाले पानी के प्याऊ पर अंधेरा छाया हुआ था। दूसरी जानब जो मंदिर था इस तरफ रोशनी थी। वहाँ होटल वाला बूढ़ा कश्मीरी एक तरफ छुपकर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लेकर दूसरी टेकरी की तरफ चला। 2-3 घाटियां उतरने के बाद एक ढलान पर नाले के किनारे लकड़ी का झोंपड़ा था। कमांडो शेरबाज मुझे वहाँ मिल गया। बूढ़ा कश्मीरी वापस चला गया। हम अंधेरे में बातें करने लगे। कमांडो शेरबाज कहने लगा, मैंने अपने एक खास आदमी की ड्यूटी लगा दी है। वो हमें अखनौर किले की बंदी की वो हमें अखनौर किला बंदी के बारे में कल रात को रिपोर्ट ला कर दे देगा। मैंने पूछा, ये आदमी वहाँ जाकर कैसे तफसीलात मालूम करेगा? शेरबाज कहने लगा, वो किलाबंदी में रोजाना सुबह दूध लेकर जाता है। मैंने कमांडो शेरबाज से आगे कोई बात न की। मुझे मालूम था कि अखनौर की किलाबंदी को उड़ाने के लिए जिन खास मालूमात की हमें ज़रूरत है वो गवाला हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहा। कमांडो शेरबाज बोला, तुम इस वक्त कल रात को यहाँ आ जाना, वो यहाँ आदमी मौजूद होगा। इसके बाद मैं वापस आ गया। दूसरे दिन रात को ठीक वक्त पर मैं थी खुफिया जगह पर पहुंच गया। लकड़ी की झोंपड़ी में पतली सी मोमबत्ती इसी तरह जल रही थी। इसकी रोशनी झोंपड़ी के दरवाजे और खिड़की पर नहीं पड़ रही थी। कमांडो शेरबाज के पास एक देहाती नौजवान कंबल ओढ़े बैठा था। शेरबाज कहने लगा, ये अब्दुल्ला है। इसने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक किलाबंदी टीले की चोटी पर है जहाँ ये नहीं जा सकता। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है। टीले की ढलान जहाँ शुरू होती है वहाँ एक तरफ नशे में फौजी बैरक है। किलाबंदी को जाने वाले रास्ते का गेट कांटेदार तारों से बनाया हुआ है। इसके दोनों जानिब जरा बुलंदी पर 2 पक्के मोर्चे हैं। ये मशीन गन के मोर्चे ही होंगे। गेट पर 2 मुसल्ला संतरी हर वक्त पहरा देते हैं। कमांडो शेरबाज ने जो तफसीलात बयान की वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने अब्दुल्ला गवाले से पूछा, टेकरी की दूसरी जानिब क्या है? वो बोला, दूसरी जानिब ढलान है जहाँ जंगली झाड़ियाँ नीचे पहाड़ी नाले तक चली गई हैं। मैंने पूछा, वहाँ कोई गन पॉइंट बना हुआ है? अब्दुल्ला गवाला बोला, ये मुझे मालूम नहीं, इस तरफ भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने इन झाड़ियों को दूर ही से देखा है। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, ये नौजवान बड़ी अच्छी मालूमात हमारे लिए लाया है, जरूरत पड़ी तो हम इसे दोबारा वहाँ भेजेंगे। कमांडो शेरबाज ने अब्दुल्ला गवाले को वापस भेज दिया। इसके जाने के बाद मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज, ये मिशन इतना अहम और इतना पेचीदा है कि अगर हमने सोच समझ कर इसमें हाथ न डाला तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कमांडो शेरबाज समझ गया कि अब्दुल्ला गवाले की लाई हुई रिपोर्ट से मैं मुतमईन नहीं हूँ। कहने लगा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मतलूबा मालूमात वहाँ जाकर मैं खुद हासिल करूँगा। तुम कैसे जाओगे? शेरबाज ने हैरानी से पूछा।
मैंने कहा ये तुम मुझ पर छोड़ दो, अब ऐसा करो कि मुझे कैलाश होटल बदलना होगा, या कोई इससे बेहतर होटल हो तो मुझे बताओ। वो याद करके बोला, ब्लू स्टार होटल ही है जो कैलाश होटल से ज़्यादा महंगा है, वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर आकर ठहरते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह ही उठ जाऊँगा, तुम मुझसे राब्ता रखोगे? वो बोला वहाँ बूढ़ा कश्मीरी हमारे दरमियान राब्ते का जरिया होगा। मैंने कहा कल से अपनी जासूसी का मिशन शुरू कर रहा हूँ, पहले मुकम्मल जासूसी होगी, अखनौर किला बंदी का पूरा सर्वे करूंगा, इसके बाद टारगेट पर कमांडो अटैक होगा। अब मैं चलता हूँ। मैं शेरबाज से इजाज़त लेकर होटल में वापस आ गया। इस बात का मैं खास ख्याल रखा रहा था कि इंटेलिजेंस का कोई आदमी मेरे पीछा न कर रहा हो। जहाँ तक मेरे इल्म और मेरे तजर्बे का ताल्लुक था, अभी तक जम्मू में मेरी निगरानी शुरू नहीं हुई थी। मेरी निगरानी होती भी रहती तो मुझे इसकी परवाह नहीं थी, सिर्फ इतनी एहतियात ज़रूरी थी कि जब मैं कमांडो शेरबाज से छुपकर मुलाकात करने जाऊँ तो कोई भी इंटेलिजेंस वाला मेरे पीछे न लग जाए। अगले रोज मैं कैलाश होटल से अटैची केस उठाकर ब्लू स्टार होटल में आ गया। यहाँ भी मैंने धर्मचंद के नाम से ही कमरा लिया और रजिस्टर में अपने नाम के आगे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस लिख दिया। कमरे में आकर मैंने अपनी खास चीज़ों का जायजा लिया और टेलीफोन डायरेक्टरी खोलकर फौजी के एजेंट का नंबर तलाश करने लगा। मालूम हुआ कि अखनौर के करीब ही 12 जाट रेजिमेंट के एक रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर है। इसके ऑफिसर कमांड का नाम कर्नल राम सिंह दर्ज था। मुझे बाल ठाकरे की रजामंदी बल्कि सिफारिश से सेंट्रल इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का आज़ादी ओहदा मिला हुआ था। मैंने अपने इस ओहदे को कभी इस्तेमाल नहीं किया था, अभी इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। जाट रेजिमेंट की रिजर्व बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात करने से पहले मैंने जेब से बाल ठाकरे का खुफिया नंबर निकाला और मुंबई शहरी से फ़ोन कर दिया। इसी नंबर पर वो हमेशा मिल जाता था। इसने रिसीवर उठाया और हस्ब मामूल पूछा कौन है। मैंने बड़े अदब से प्रणाम किया और कहा सेनापति जी, मैं आपका सेवक धर्मचंद बोल रहा हूँ। कहो धर्मचंद, क्या प्रोग्रेस है? मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक प्रोग्रेस जा रही है। मैंने पाकिस्तानी दुश्मन के ठिकानों का सुराग लगा लिया है। मुझे मालूम हुआ है कि इनमें से एक पाकिस्तानी जासूस जम्मू के करीब अखनौर में जो हमारी बड़ी अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहाँ किसी भेस में आता जाता है। मैं अब अखनौर की इंस्टॉलेशन का रुख कर रहा हूँ। बाल ठाकरे ने जोर से कहा, इस दफा दुश्मन बचकर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा सर मैं इन्हें निकलने नहीं दूंगा, बल्कि इसके सारे साथियों को भी पकड़ लूंगा। आप सिर्फ इतनी कृपा करेंगे अखनौर में तैनात जाट रेजिमेंट की बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को मेरे बारे में अपने तौर पर कह दें कि मुझे वहां आने जाने की सहूलत मिल जाए। बाल ठाकरे ने फौरन हामी भरते हुए कहा, इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं अभी दिल्ली सेक्रेटरीट फ़ोन करके मिस्टर सुरेंद्र कोहली से कहता हूँ कि अखनौर वाली रेजिमेंट के बटालियन कमांडर को मेरे बारे में इतला भेज दे। बाकी तुम इस तरह से मुझसे राब्ता रखना। मैंने कहा सेनापति जी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, और बाल ठाकरे ने फ़ोन बंद कर दिया। वो मुश्किल 1.5 मिनट लगा और मेरे लिए अखनौर की पाकिस्तान दुश्मन फौजी किलाबंदी के लिए रास्ता साफ हो गया। अब मैंने अपना शेड्यूल तब्दील कर लिया। इस रोज़ अपने टारगेट पर जाने के बजाय मैंने दूसरे रोज़ जाने का फैसला किया ताकि इस दौरान रेजिमेंट के बटालियन कमांडर को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का फोन आ जाए। भारत की मरकजी डिफेंस इंटेलिजेंस बड़ा ताकतवर इदारा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके मातहत है। इस हकीकत से मैं बाखबर था, इसलिए मैंने पेशबंदी कराई थी। वो दिन मैंने होटल में गुजार दिया, सिर्फ रात के वक्त एक फिल्म देखने चला गया। दूसरे दिन मैंने भारत के सियासी वर्करों वाला लिबास यानी खद्दर का कुर्ता और गले में शिवसेना के खास जाफरानी रंग वाला गलोबंद डाल लिया। मुझे बटालियन हेडक्वार्टर को जाने वाली सड़क का नाम मालूम हो गया था। ये जगह जम्मू से 15-20 मील के फासले पर थी। मैं टैक्सी ली और अपने टारगेट की तरफ चल पड़ा। शहर से बाहर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। यह हमारी कोहे मरी और एबटाबाद की तरह का पहाड़ी इलाका नहीं था। सूखे खुश्क पहाड़ थे। किसी पहाड़ पर सब्जे का टुकड़ा नजर आ जाता था। छोटे छोटे टीले थे, हमवार मैदान भी थे और ऊंची नीची जमीन भी शुरू हो जाती थी। जम्मू में सर्दी थी। मैं टैक्सी की पिछली सीट पर कोने में लगकर बैठा बाहर देख रहा था। टैक्सी काफी देर तक सफर करने के बाद एक तरफ वो पुख्ता सड़क पर मुड़ गई। यहाँ दोनों जानिब कहीं कहीं जंगली झाड़ियां और सूखी घास के दरमियान मिलिट्री ट्रक खड़े थे। दूर से 3-4 बैरकें दिखाई दी। फिर एक खारदार तारों वाला लकड़ी का शह तीनों से बना हुआ गेट आ गया। यहाँ फौजी संतरियों ने हाथ के इशारे से टैक्सी को दूर ही रुकने के लिए कहा। एक संतरी मार्च करता हुआ टैक्सी के पास आ गया। मैंने कहा, मेरा नाम धर्मचंद है, मैं डिफेंस डिपार्टमेंट दिल्ली से आया हूँ। इंटेलिजेंस का नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिया था कि फौजी सिपाही डिपार्टमेंट खुद ही समझ जाएगा। इसने कहा, सर ठीक है, मगर हमें ऑर्डर नहीं है, आपको कोई ID कार्ड दिखाना होगा। मैंने कहा, जवान ID कार्ड तो मेरे पास नहीं है, तुम अपने ऑफिसर इन कमांड से फ़ोन पर मेरी बात करवा दो। ठीक है साहब, गाड़ी इधर लगाकर मेरे साथ आ जाओ। मैंने टैक्सी वाले को रुख्सत कर दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि दिल्ली से डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का टेलीफोन यहाँ आ चुका होगा। मैं खारदार तार वाले गेट के पास एक तरफ को होकर खड़ा हो गया। संतरी अंदर बूथ में फ़ोन करने लगा। मैंने गहरी निगाहों से माहौल का मुशाहिदा किया। अगरचे मेरा असल टारगेट यानी अखनौर वाली किलाबंदी वहाँ से कुछ फासले पर दूसरी पहाड़ी की चोटी पर थी, लेकिन यहाँ भी फौज ने सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम कर रखा था। इतने में संतरी तेज कदम चलाता मेरे पास आ गया। ठीक है साहब, बड़े साहब ने आपको बुलाया है, मेरे साथ आ जाएं। मैं अंदर दाखिल हो गया। ये इसी तरह का भारतीय फौजी कैंप था जिस तरह की फौजी कैंप हुआ करते हैं।
एक तरफ बैरकें बनी हुई थी, यहाँ वहाँ फौजी गाड़ियां खड़ी थी, खारदार तारें थी। मैं एक तरह अच्छी किस्म की बैरिक की तरफ बढ़ा तो अंदर से एक फौजी अफसर फुल वर्दी में बाहर निकला और मेरी तरफ दोनों हाथ बढ़ाकर अंग्रेजी में बोला, अगर मैं धोखा नहीं खा रहा तो आप धर्मचंद, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मैं वही हूँ, और आप भी जरूर कर्नल राम सिंह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अंदर आ जाइए। मालूम हुआ कि ये जाट रेजिमेंट आर्टिलरी ने तोपखाने के रेजिमेंट की बटालियन है और कर्नल राम सिंह टीले वाली किलाबंदी का इंचार्ज है। मेरे लिए मजीद सहूलत पैदा हो गई थी। इसने मेरी खूब आवभगत की। इसे सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का टेलीफोन आ चुका था और फ़ोन पर मिस्टर कोहली ने इसे मेरा पूरा हुलिया भी बता दिया था। इस शनाख्त को मजीद तकवीत पहुंचाने के लिए मैंने कर्नल राम सिंह को अपना खुफिया नंबर भी बता दिया था। मैंने इसके साथ कॉफ़ी पी। नाम इसका राम सिंह था, मगर इसके बाल वगैरह नहीं थे। वो राजपूत सिंह था। मैंने बातों ही बातों में इससे कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंदों की बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों का जिक्र किया और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर मुमकिन हमले का जिक्र किया और कहा, मुझे यकीन है कि हमारी भारतीय आर्मी का डिफेंस यहाँ बहुत मजबूत होगा। राम सिंह कहने लगा, सर डिफेंस तो हमारा इतना ज़बरदस्त है कि हमारे ऊपर से पाकिस्तान का तेज से तेज रफ्तार जेट फाइटर भी नहीं गुजर सकता। इसके स्वागत के लिए हमारे स्टिंगर मिसाइल ऊपर टीले पर जगह जगह लगे हुए हैं। मैंने इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारे त्रिशूल तोपे भी तो हैं। कर्नल बोला, सर इस वक्त बड़सगीर एशिया में इतनी ताकतवर सैकड़ों मील तक मार करने वाली तोपें या तो इसराइल के पास हैं या फिर हमारे पास हैं। पाकिस्तान के शहर जेलम, गुजरात, वजीराबाद हमारी त्रिशूल तोपों की जद में है। गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। मैंने कहा, इसके बावजूद हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी फौज भी पेशावर फौज है। अगर इसने हमला कर दिया तो हमारी तोपों की तरफ जरूर एडवांस करेगी और गोलाबारी भी करेगी। राम सिंह कहने लगा, सर इनके पास कोई ऐसी तोप नहीं है जिसके गोले हमारे पैरामीटरों तक पहुंच सके। बाकी जहां तक जंग की सूरत में दुश्मन के एडवांस करने का ताल्लुक है तो वो सिर्फ टीले की दूसरी तरफ से ही एडवांस कर सकता है। वहां हमने पहाड़ी ढलान से लेकर नीचे नाले तक बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। दुश्मन के छोटे ओपी तैयारों को मार गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनों के मोर्चे भी झाड़ियों में मौजूद हैं। इस एक ही मुलाकात में कर्नल राम सिंह ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अब मुझे सिर्फ खुद ही अपनी आंखों से टीले वाली तोपों को मुशाहिदा करना था। दोपहर का खाना हमने वहीं कैंप के मेस में खाया। इसके बाद जब मैंने टीले वाले पैरामीटर्स को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कर्नल राम सिंह मुझे जीप में बिठाकर टीले की तरफ चल पड़ा। इनकार वो इसलिए नहीं कर सकता था कि इसे मालूम था कि मुझे इंडियन सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस ने इसी काम के लिए भेजा है कि मैं जाकर डिफेंस का मुआयना करूं और रिपोर्ट तैयार करके लाऊं। जब किलाबंदी वाला टीला आया तो मैं चौकन्ना हो गया और गहरी नजरों से एक एक झाड़ी और दरख्त को गौर से देखने लगा। टीले वाली छोटी सड़क पर जो ऊपर तोपों तक जाती थी, खारदार तार का गेट लगा था। कर्नल की गाड़ी देखते ही संतरियों ने गेट खोल दिया। मैं देख लिया गेट के दोनों जानिब जरा बुलंदी पर दो पक्के मोर्चे हैं जिनमें से मशीन गनों की नालियां बाहर निकली हुई थी। अब्दुल्ला गवाले ने ठीक ही कहा था, गेट के पास मशीन गनें लगी हैं। टीले पर सड़क सांप की तरह बल खाती ऊपर जा रही थी। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि वहां एक किलाबंदी नहीं है बल्कि साथ साथ बनी हुई दो किलाबंदियां हैं। ये सीमेंट और लोहे के बने हुए पैरामीटर थे जिनके ऊपर जाल डालकर इनमें दरख्तों की झाड़ियां अडस दी गई थी। इस तरह इन्हें कैमोफ्लेज कर दिया गया था। दो पैरामीटरों में दो दो त्रिशूल तोपें नस्ब थी। बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी। दोनों पैरामीटरों के दाएं बाएं थोड़े से फासले पर झाड़ियों में स्टिंगर मिसाइल की सुर्ख नोक इस तरह नजर आ रही थी जैसे झाड़ी में जंगली फूल खिला हुआ हो। कर्नल राम सिंह ने मुझे पैरामीटरों के आगे नशीबी ढलान दिखाते हुए कहा, ये सारा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। यहाँ से ऊपर जो भी फौज एडवांस करेगी रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। पैरामीटरों यानी किलाबंदियों के अंदर कंप्यूटर लगे हुए थे। ये तोपें कंप्यूटर से निशाना लेती थी और कंप्यूटर ही फायर करता था। तोपची को सिर्फ कंप्यूटर के बोर्ड के हिस्से पर सिर्फ उंगली की जब ही मारनी पड़ती थी। अंदर एक जानिब दीवार के साथ तोपों के बड़े बड़े गोले लगे हुए थे। राम सिंह ने दूरबीन मुझे देकर कहा, सर इधर जरा बाएं जानिब देखें, आपको सियालकोट की छावनी के मकान नजर आएंगे। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर देखा तो हैरान रह गया। मेरी आंखों के सामने छोटे छोटे माचिस की डिब्बियों के साइज से कुछ मकान थे। ये पाकिस्तान के सियालकोट छावनी का इलाका था। यहाँ से अगर गोला फायर किया जाए तो वो सियालकोट छावनी के इलाके में जबरदस्त तबाही मचा सकता था। मैंने दूरबीन अपनी आंखों से लगाए हुए अपने दिल में कहा, इंशाअल्लाह इन तोपों का एक भी गोला फायर नहीं होने दूंगा। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी फौजी इंस्टॉलेशन की पूरी तफसीलात हासिल कर लूँ। ये इसलिए हुआ था कि बाल ठाकरे ने मेरे लिए पहले से मैदान साफ कर दिया था और बजाय इसके कि हम लोग छुप छुप कर या भेस बदल कर इन तनसीबात का जायजा लेते, वहाँ के जिम्मेदार भारतीय फौजी अफसर खुद मुझे सारी तनसीबात दिखा रहा था। इनकी कारकर्दगी के बारे में बताता जा रहा था। मैं जब वहाँ से होटल वापस आया तो मेरा जहन भरा हुआ था। मैंने पहले ये काम किया कि कागज़ पर शॉर्ट हैंड और खुफिया इशारों में ये सारी तफसील इस तरह से लिख दी कि कोई दूसरे इसे नहीं पढ़ सकता था। रात को बिस्तर पर लेट कर मैं सोचने लगा कि टारगेट मेरे सामने बत्तख की तरह बैठा हुआ है। सिर्फ चंद एक जगहों पर धमाकेखेज माइक्रोचिप्स लगाने की ज़रूरत है। वो मैं बड़ी आसानी से दूसरी बार मुआयना करने के बहाने जाकर लगा सकता था। लेकिन एक ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैंने ये किलाबंदियाँ तबाह कर दी तो कहीं बाल ठाकरे और डिफेंस इंटेलिजेंस वाले मुझ पर शक नहीं करने लग जाएं। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि मैं पृथ्वी मिसाइलों के अड्डे का मुआयना करके मुंबई वापस आया था। पीछे सारा अड्डा तबाह हो गया था। मिसाइलों के अड्डे की तबाही से पहले तो मैंने पेशबंदी के तौर पर चक्रवर्ती का ड्रामा भी खेला था।
इस बार तो ऐसी किसी ड्रामे की भी गुंजाइश नहीं थी। ये ख्याल मैं सोच रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तानी जासूसों को भी नहीं पकड़वा सकूंगा और अखनौर की किलाबंदियां भी धमाके से उड़ जाएंगी। पिछली बार तकरीबन यही हुआ था कि मैंने किसी पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार नहीं किया था और पृथ्वी मिसाइलों का डर निस्तो नाबूद हो गया था। बाल ठाकरे को मुझ पर चाहे कितना ही एतमाद सही, मगर आखिर वो एक ज़हीन शख्स है, वो कोई अहमक आदमी नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी इम्कान था कि बालाजी राव मेरे खिलाफ इसके कान भरने शुरू कर देगा। वो पहले ही मुझसे हसद करने लगा था क्योंकि मैं इसकी निस्बत बाल ठाकरे के ज़्यादा करीब हो गया था। तो फिर क्या करना चाहिए, मैं यही सोच रहा था। इन तोपों और स्टिंगर मिसाइलों को तबाह करना भी जरूरी था। ठीक है, भारत के पास स्टिंगर मिसाइलों की कमी नहीं थी और वो और भी मंगवा सकता था, तोपे भी और मंगवा सकता था, लेकिन जो तोपे और स्टिंगर मिसाइल लगे हुए थे, मैं जिनको अपनी आंखों से देख रहा था, इनको मलियामेट करना मेरा फर्ज था। मैंने आखिर में यही फैसला किया कि कमांडो शेरबाज से मशवरा करने के बाद कोई फैसला किया जाए। दूसरे रोज तो होटल में वही बूढ़ा कश्मीरी मेरे पास आ गया। मैंने इससे कहा कि मैं आज रात खुफिया हाइड आउट में शेरबाज से मिलने आ रहा हूँ। वो मेरा पैगाम लेकर चला गया। मैंने दिन बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात आधी गुजरी ही नहीं थी कि मैं होटल से निकलकर खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। कमांडो शेरबाज वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने जाते ही सारी सूरत हाल खोलकर बयान कर दी और पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? अगर तो इनकलाबंदियों को तबाह करने के बाद मुझे बाल ठाकरे से कोई सरोकार नहीं रखना और सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस से भी अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ देना है, तो मैं आज ही जाकर तो पोस्टिंग और मिसाइलों में धमाका खेज माइक्रोचिप्स लगा आता हूँ। लेकिन अगर हमें इन लोगों के साथ रहकर अपने आप को कश्मीरी मुजाहिदों को और पाकिस्तान को भारत के जारियाना मजमूम फौजी अज़ाइम से बाखबर रखना है, तो फिर हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। कमांडो शेरबाज गहरी सोच में गुम था। कुछ देर बाद कहने लगा, तुम्हारा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार इस बात का इम्कान है कि बाल ठाकरे वगैरह को तुम पर शक पड़ जाएगा, लेकिन भाई इसका ये मतलब भी तो नहीं कि हम इन तोपों को पाकिस्तान के शहरों पर आग और बारूद उगलने की इजाज़त दे दें। मैंने फौरन इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है शेरबाज, ये टारगेट तो हमें मारना ही है। इन तोपों और गाइडेड स्ट्रिंगर मिसाइलों को तो हम हर हालत में तबाह कर देंगे, लेकिन चूंकि ऐसी कोई इमरजेंसी अभी पैदा नहीं हुई कि ये तोपें पाकिस्तान के शहरों पर गोलाबारी शुरू कर दें, इसलिए हम इस मिशन को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। इस दौरान मैं यहाँ से मुंबई चला जाऊंगा और वहाँ जाकर बाल ठाकरे से कहूंगा कि मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस गुजरात काठियावाड़ के इलाके में भारतीय फौजी तनसीबात की सुराग रसानी करने के लिए दाखिल हो गए हैं। इस तरह कुछ अरसे बाद जब इसकी तवज्जो अखनौर की इन फौजी किलाबंदियों की तरफ से हट जाएगी, तो फिर मैं किसी दूसरे शहर जाने का बहाना बनाकर मुंबई से सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम अपना कमांडो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फिर मैं कर्नल राम सिंह से भी बतौर इंटेलिजेंस स्पेशल ऑफिसर के नहीं मिलूंगा, इसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा और रात के अंधेरे में हम अपना टारगेट में जाकर माइक्रोचिप्स लगा कर आएंगे। इलाके का सर्वे तो मैं कर चुका हूँ। एक एक पैरामीटर, एक एक गन पोस्ट और एक एक झाड़ी मेरी निगाह में है। कमांडो शेरबाज को मेरी तजवीज़ पसंद आई। कहने लगा, लेकिन अगर इस दौरान भारत ने जंग छेड़ दी तो क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच सकोगे? पहुँच भी जाओगे तो जंग की हालत में हमारा तोपों के मोर्चे तक पहुँचना नामुमकिन होगा। मैंने कहा, अगर जंग छिड़ने वाली होगी तो मुझे बाल ठाकरे की वजह से पहले मालूम हो जाएगा। मैं जंग शुरू होने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा। दूसरे रोज में मुंबई जाने के बारे में सोच रहा था कि होटल में अचानक अखनौर वाली रिजर्व अटरली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राम सिंह का फोन आ गया। रिसेप्शन से जो मुझे फोन पर कहा गया कि कर्नल राम सिंह आपसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे तशवीश हुई कि इसको मुझे अचानक फोन करने की जरूरत कैसे पड़ गई। मैंने होटल के टेलीफोन ऑपरेटर से कहा, मिला दीजिए। कर्नल राम सिंह ने पूछा, सर आप धर्मचंद जी बोल रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ कर्नल साहब, मैं धर्मचंद ही बोल रहा हूँ। वो बोला, सर दिल्ली से मुझे वायरलेस पर कहा गया है कि मैं आपसे राब्ता करके कहूँ कि आप श्रीमान बाल ठाकरे जी को फोन कर लें। मैंने कहा, ओके कर्नल साहब, मैं अभी मुंबई फोन करता हूँ, थैंक यू। कर्नल राम सिंह ने फोन मुंतका कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि खुदा खैर करे, कहीं पीछे कोई गड़बड़ न हो गई हो। मुझे हर वक्त सिर्फ एक बात का धड़का लगा रहता था कि पाकिस्तान की जेल से कहीं असली धर्मचंद फरार होकर इंडिया ना पहुंच जाए। अगर वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर मेरा इंडिया में कहीं कोई ठिकाना नहीं था और मेरी किसी भारी मुसीबत में फंस जाना यकीनी था। मैंने धड़कते दिल के साथ मुंबई का नंबर डायल किया। मुंबई से बाल ठाकरे के प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर जोशी ने कहा, धर्मचंद जी होल्ड करें, मैं अभी सेनापति जी से आपकी बात कराता हूँ।